जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। इजराइल ने एक और कदम आगे बढ़ाते हुए गाजा पर पूरा मिलिट्री कंट्रोल करने की जो योजना है वो उन्होंने अप्रूव कर दी है। ये डिसीजन सिर्फ रीजनल कॉन्फ्लिक्ट नहीं बल्कि जो वेस्ट एशिया है उसके अंदर जो पावर डायनामिक्स है उसमें एक मैसिव शिफ्ट का सिग्नल है। हमास के खिलाफ इसराइल का ये मिलिट्री असर्टिवनेस का फुल स्केल ऑक्यूपेशन की तरफ ये पूरी तरह से बढ़ना और ये सारी चीजें, और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये सब कुछ हो रहा है, यूएस ने अब तक क्या इस पर पूरे इस कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर क्या स्टैंड लिया है। अरब वर्ल्ड की बात करें तो क्या रिस्पॉन्स है, क्या सिंबॉलिक है या फिर स्ट्रेटेजिक। और इंडिया की बात करें जो ट्रेडिशनली इस पूरे मामले पर बैलेंस्ड रहा है, अब क्या भारत का इस पर स्टैंड नजर आएगा। कई सारे बड़े सवालों के साथ हम हाजिर हैं और एक बड़ी आज की चर्चा में हम इन पूरे सवालों को लेंगे। हमारे साथ हमें हमारे खास मेहमान कमर आगा साहब। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार, जय हिंद। ये इसराइल ने गाजा को कंट्रोल करने का जो मिलिट्री प्लान है ये पूरी तरह से ये पूरी तरह अप्रूव हो चुका है। इनफैक्ट यूनाइटेड नेशन ने इसकी निंदा भी की और रोकने की बात की है। इस पूरे प्लान को आप किस तरह से देखते हैं? क्या ये काउंटर टेररिज्म है या ओपन ऑक्यूपेशन? नहीं भाई, मेरी एक चीज आप ये समझ लीजिए, पहले भी पूरा कंट्रोल था। ये पूरा एरिया जितना है गाजा का, स्ट्रिप कहलाती है, पट्टी है एक, जो 22-23 किलोमीटर लंबी और एक 10-12 किलोमीटर चौड़ी, कहीं 4 किलोमीटर कहीं 6 किलोमीटर चौड़ी है। तो ये पहले इसके 17 साल 18 साल पहले इसको ब्लॉकेट कर दिया था, फिर उसके बाद अब सीज कहते हैं वो कर दी। और कंट्रोल तो है ही, खाना पीना रसद जो कुछ भी जाती है इजराइल की मदद से जाता है। फिर उसके अलावा ये है कि ज्यादातर गाजा को ध्वस्त कर दिया गया है, लोग कैंप में पड़े हैं। जो ये कहते हैं वो करना पड़ता है लोगों को वहां पे जो रह रहे हैं एक जगह से दूसरी। देखिए, ये जो टोटल कंट्रोल के मतलब ये है कि वो ये चाहते हैं कि एक तो बड़ी संख्या में आर्मी का डिप्लॉयमेंट वहां, और दूसरी ये कि वो ये चाहते हैं कि एक्सपेल करना, वहां से लोगों को बाहर निकालने का प्रोग्राम, एक जगह छोटी सी जगह पे उनको इकट्ठा कर देना। स्टारवेशन तो हो ही रहा है, भूखमरी वहां फैली भी है। और उसके बाद फिर ये होगा कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, बल्कि या तो मरें या जाएं। नंबर ऑफ कैजुअलिटी और बढ़ जाएगी। ये मैं अपनी बात नहीं बता रहा हूँ, मेरा ये कोई सोच नहीं। ये जो पश्चिमी देशों के अखबार या इजराइल का अखबार हेरेट्स वगैरह जो लिख रहे हैं, वो वहाँ के कई एक ऐसे पेपर हैं जो युद्ध के खिलाफ हैं, जो बातें कर रहे हैं, वो भी यही बातें कर रहे हैं। और वो यही नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये जंग तो बिल्कुल वियतनाम की तरह से होती जा रही है। हमस अभी भी स्ट्रांग है, 2 साल हो गए। और फिर उसके बाद ये कि बहुत से लड़कों ने ज्वाइन कर लिया जो पहले हमस की आइडियोलॉजी से सहमत नहीं थे। उनको लगता है कि वैसे मरने से बेहतर है लड़के मरें। तो ये इजराइल में कुछ रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स हैं, कुछ बड़े सीनियर ऑफिसर्स हैं, वो ये कहते हैं कि ये बिल्कुल वियतनाम की तरह बनती जा रही है वार। ये कहना आसान है, करना मुश्किल है। फिर ये भी है कि आर्मी चीफ जो है वहाँ के, मैं नाम बोल रहा हूँ, जमीर, एनीवे, तो वो इसके बहुत खिलाफ हैं। आर्मी के अंदर लोग बहुत खिलाफ हैं। आर्मी में बहुत बड़ी संख्या में लोग, लड़के बच्चे लड़ने पे नहीं तैयार हैं। जो लड़ रहे थे वो बड़ी संख्या में ट्रॉमेटाइज्ड हैं, उनका इलाज चल रहा है। किसी को उन लोगों ने बच्चों को मारा है, औरतों को मारा है, मकानों को। देखिए, ह्यूमन से लड़ना बड़ा मुश्किल होता है। आर्मी आर्मी से लड़ सकती है, आर्मी सिविलियन से जब लड़ती है तो बड़ा टेंशन हो जाता है लड़ने वालों के लिए। ठीक है, अगर वो सैनिक को मारे या हमस को मारे तो उनको इतना प्रॉब्लम नहीं होगी, मगर अगर सिविलियन को मार रहे हैं, अनआर्म्ड हैं, भूखे हैं, तो फिर बहुत ट्रॉमा हो जाता है। और ये बात हमने पहले भी देखी, वियतनाम वार में अमेरिकन के साथ बहुत ज्यादा ये ट्रॉमेटाइज्ड हो गए थे। फिर उसके बाद अफगान वार में भी ये प्रॉब्लम आई थी अमेरिकन के सामने। फिर उसके अलावा इराक वार में तो बहुत ही ज्यादा हो गई थी। और अब हम देख रहे हैं यहाँ पे मरने वालों की संख्या बहुत है,
वो कह रहे हैं कि इजराइल जो है बता नहीं रहा, ये आर्मी वाले कह रहे हैं कि भाई ये सही फिगर नहीं बता रहे हैं मरने वालों की। अब क्योंकि जो नॉन गवर्नमेंट सोर्सेस से आ रही हैं वो कितनी सही है कितनी गलत है पता नहीं। 10,000 तक लोग कह रहे हैं और इंजर्ड जो है 11,000 की बात कर रहे हैं, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या सही है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कुछ समय पहले एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया था कि युद्ध का काल समाप्त हो गया है और एक ही तरीका है, बातचीत का ही एक तरीका है जिसके माध्यम से मसले हल हो सकते हैं। युद्ध कोई नहीं जीत सकता ना हार सकता है। ये उन्हीं ने सलाह उनको दी थी प्रेसिडेंट पुतिन को जब उनसे मिले थे। तो ये बात बहुत वैलिड है, मैं समझता हूँ आज भी इजराइल को भी समझना चाहिए। इजराइल की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत खराब हो गई है, खैर उसको उनको फिक्र नहीं है अमेरिका, उनका मानना है पीछे है। पूरा करेगा। लेकिन तो कमलाकर साहब, एक अगर इस पूरे मामले को देखें जो अगर इंटरनेशनल लॉ के पर्सपेक्टिव से, तो क्या ये इलीगल एनेक्सेशन के बराबर है? ये तो इलीगल एनेक्सेशन है। ये पूरा भी अगर कब्जा कर लें, कब्जा में तो है ही उन्हीं के, अब वो अनेक्स कर लें, लोकल को निकाल दें बाहर, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय जो रूल है या यूनाइटेड नेशंस के जो चार्टर या उसके अलावा जो रेजोल्यूशन है सिक्योरिटी काउंसिल के 242 और 338, उसके हिसाब से तो ये इनका हो ही नहीं सकता। अभी अरब कमजोर हैं, कोई जरूरी थोड़ी है कि 10 साल बाद ऐसे ही स्थिति रहे। अभी तो चारों तरफ जो अरब देश हैं वो इजराइल से तरफ सिंपैथी ज्यादा उनकी नजर आती है। इजिप्ट, जॉर्डन और इवन दूसरे खाड़ी के भी जो देश हैं वो हमास से खुश नहीं है। लेकिन ये स्थिति हमेशा थोड़ी ना बनी रहेगी। और दूसरी बात ये कि इतनी जो इजराइल के एलाइज हैं वो भी बड़ी संकट में आ गए। जर्मनी ने कल अपना वेपन शिपमेंट बंद कर दिया। फ्रांस पहले ही कह चुका है कि वो रिकॉग्नाइज करने जा रहा है पैलेस्टाइन को। भारत भी कह चुका है कि जो है पैलेस्टाइन एक रियलिटी है। भारत में उनकी एम्बेसी भी है, खैर वो तो हमारे तो बहुत पुराने संबंध है और बहुत अच्छे संबंध इजराइल से भी हैं भारत के। भारत एक बीच में एक समन्वय बना के चलता है। तो ये जो है इटली भी रोके हुए है अभी बहुत सी चीजें, और यूरोपियन यूनियन में तो पूरा डिवीजन नजर आता है। तो ये मुझे नहीं लगता कि बहुत समय तक इस किस्म की चीजें चल पाएंगी। ये देश जो यूरोप के हैं ये कोई इजराइल के खिलाफ नहीं है या भारत भी इजराइल के खिलाफ नहीं है, मगर ये कि उनके यहाँ पब्लिक प्रेशर इतना है। और फिर दूसरी बात ये कि जेनोसाइड को तो नहीं सपोर्ट कर सकता यूरोप या अमेरिका। प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी कह दिया कि ये भाई उनकी वॉर है, हम नहीं जानते, वो जो जी चाहे करे। अपनी लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप अब तक इजराइल को सेल्फ डिफेंस के नाम पर शील्ड दे के आए थे, लेकिन अब इस मसले पर क्या कुछ होगा। लेकिन सवाल अब अरब वर्ल्ड का शुरू होता है कमनागा साहब के अरब वर्ल्ड में जो खामोशी है, कोई खास बस स्टेटमेंट ये नजर आ रहे हैं, कोई प्रेशर, कोई इस पे कुछ एक्टिविटीज नजर नहीं आ रही है कुछ। देखिए, अरब देश इजराइल और अमेरिका एक ही पेज पे है और ये पूरी तरह से एक्सपोज हो गया, सामने आ गया खुद के। जो इजराइल का इंटरेस्ट है वही अरबों का इंटरेस्ट है और वही इंटरेस्ट जो है अमेरिका का है। अरब देश जो है वो इतने ज्यादा निर्भर हैं अमेरिका के ऊपर कि वो उसको छोड़ नहीं सकते। उनकी सिक्योरिटी जो है अमेरिका गारंटी करता है। इजिप्ट के पास बड़ी आर्मी है, जॉर्डन के पास भी अच्छे खासे हैं, लेकिन वो इकोनॉमिकली और दूसरी तरीके से डिपेंडेंट है। उनको हर साल किसी को 3 बिलियन, किसी को 2.5 बिलियन, 2 बिलियन इस तरह की एड मिलती है सेना को। तो ये लोग तो बिल्कुल वही करेंगे जो अमेरिका। फिर अब अभी जो खबर आई है 2 दिन पहले कि इजिप्ट ने लगभग $35 बिलियन की गैस सप्लाई करने का प्लान एग्रीमेंट किया है इसराइल के अंदर। तो ये लोग बहुत डीपली वो है। जनता में कितना रिजेंटमेंट है इसका पता नहीं। इजिप्ट और जॉर्डन में तो कुछ नजर आता भी है, लेकिन अरब देश में जनता की कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि वहां पे डेमोक्रेसी तो है नहीं। वैल्यू तो वहां होती है पब्लिक की, जहाँ इलेक्शन हो, जहाँ पे डेमोक्रेसी हो, रूल ऑफ लॉ हो, वो तो है नहीं। इनके यहाँ एब्सोल्यूट मोनार्की है।
तो उसमें पता नहीं चलता, उन लोगों को खबरें भी कितनी मिलती हैं ये भी नहीं पता चला। खाड़ी के देश जो हैं यहाँ बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आता फ़िलिस्तीन के मामले में सिम्पैथी, लेकिन शहरों के अंदर अब ये है कि गाँव में, बिदविन में कितना गुस्सा है उसका पता नहीं है। लेकिन ये है कि फिर दूसरी बात ये है कि शहर जो है उसमें फुटबॉल पे ज़्यादा इंटरेस्ट नज़र आ रहा है। मैं देख रहा हूँ खाड़ी के देश में सारे फुटबॉल मैचेज़ हो रहे हैं, वर्ल्ड कप हुआ उसमें जाना, आना, तो वो एक अपने उनके पास पैसा है, पैसे से वो एन्जॉय कर रहे हैं। उन्हें फ़िलिस्तीन का मसला उन लोगों ने बैक बर्नर में डाल दिया। उन कहते हैं कि भई ये उनका मसला है, वो लड़ते रहते हैं, वो सेटल करें। दूसरी जी। बात ये है कि कुछ और अरब देश हैं जैसे अ, यमन है। यमन ने कल वार्निंग दी है हूती रिबल ने कि अगर आप उन्हीं ने पहले तो कहा कि हमको पैसेज दो, रास्ता दो, हम यमन से हज़ारों लोग जाएँगे फ़िलिस्तीन के लिए लड़ने के लिए गाज़ा। तो ज़ाहिर-सी बात है ये अरब देश तो देंगे नहीं। तो उन्हीं ने अब कहा है कि हम इजिप्ट के जो शिप्स हैं रेड सी में उनके जो जहाज़ हैं कमर्शियल शिपिंग उसको भी हम टारगेट करेंगे जैसे इज़राइल की। दूसरी तरफ अल्जीरिया अल्जीरिया से एक बड़ा कारवान जो है वो इजिप्ट की तरफ मूव कर रहा है, चल रहा है मोटरों पे और गाड़ियों में वो आ रहे हैं कि वो जाएंगे गाजा की सपोर्ट के। तो अरब देशों में कितना गुस्सा है खाड़ी को छोड़ के लेकिन इराक, सीरिया, लेबनान, यमन ये बहुत बड़ा ग्रुप है जिसके बड़े घनिष्ठ संबंध ईरान से भी है। यहाँ बहुत गुस्सा है इन जगहों के ऊपर और किसी भी वक्त बर्स्ट हो सकता है। इजराइल ने काफी इलाका पे अपना कब्जा बना लिया है यमन के अंदर, वो यमन कह रहे हैं सीरिया के अंदर और लेबनान के अंदर, मगर इसको होल्ड करना बड़ा मुश्किल होगा। और इसलिए कि इस इन देशों के अंदर नेशनलिज्म पहले से बहुत डीप रूटेड है, चाहे इराक हो, सीरिया हो, और इनके रिश्ते हमेशा से इजराइल से अच्छे नहीं रहे हैं। तो अब ये देखना है कि क्या बस्ट होता है या अभी तो अपना वो इंटरनल सिविल वॉर में फंसे में है और वैसे रीग्रुपिंग भी हो रही है सीरिया के अंदर। सीरिया मेन है और अमेरिकन ने डिमांड की है कि इराक, सीरिया, लेबनान जो है ये तीनों देश जो हैं अपनी सेना को सरेंडर कर दें, यानी सेना डिसबैंड कर दें। सेना तो बची नहीं है सीरिया में, ये तो मिलिटेंट ही ग्रुप हैं जो रेसिस्टेंस ग्रुप है, उनके लिए कहा है उन्हीं ने कि नहीं रहने चाहिए और सेना भी नहीं रहेगी इराक में भी। क्या होगा ये इस तरह की डिक्टेट जो होती हैं बहुत ज्यादा गवर्नमेंट पे तो आप असर डाल सकते हैं लेकिन पब्लिक पे नहीं डाल सकते। तो मुझे लगता है कि इन जगहों पे इजिप्ट, जॉर्डन, इराक, सीरिया, लेबनान ये चारों तरफ है सीरिया की, यहाँ बड़ा संघर्ष भी फिलिस्तीन के लिए खड़ा हो सकता है सिंपैथी। जी। तो एक ये अब सवाल निकल कर आता है कि गाजा पर पूरा कंट्रोल लेना क्या ईरान और हिजबुल्लाह को भी ओपन कन्फ्रंटेशन में खींच कर लेकर आएगा इसके अंदर? देखिए इस वक्त इसराइल का पल्ला भारी है, उसकी वजह यह है कि हिजबुल्लाह भी कमजोर हो गया है लेकिन उसके पास वीपन अभी भी हैं और वो उनके पास फाइटिंग फोर्स भी है बड़ी लेकिन वो उनके यहाँ जो जो गवर्नमेंट है इस समय वो बहुत प्रो इजराइल, प्रो अमेरिका है और वो डिमांड कर रही है, जो एक एग्रीमेंट हुआ था कि जो हिजबुल्लाह है ये अपना वीपन सरेंडर करें उनको। हिजबुल्लाह वो देगी नहीं, उसने कुछ जगहों का जो बॉर्डर के एरिया पे वहां पे तो सरेंडर कर दिया आर्मी को, लेकिन उसका कहना ये कि भाई जो लेबनीज आर्मी है वो बहुत कमजोर है, इसलिए हम उससे ज्यादा स्ट्रांग तो ये हैं, अगर इसराइल का कब्जा बना हुआ है उसको वो खाली नहीं करा सकती तो हम कैसे वेपन दे दें पहला। तो ये इंटरनल ये लोग अभी फंसे में हैं और दूसरी बात ये कि हिजबुल्लाह को काफी सपोर्ट वहाँ की क्रिश्चियन पॉपुलेशन से है। अब सुन्नी भी काफी यूनाइटेड नजर आता है हिजबुल्लाह को लेके, तो उनके यहाँ क्या होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। मगर ये कि
इस तरह से जो डोमिनेशन की जो बात है उससे मुल्क बर्बाद हो रहे हैं एक-एक। लेबनान इतना सुंदर, इतने पढ़े-लिखे लोग, सीरिया ऐसे ही बहुत सुंदर देश। देखिए, पहले सीरिया का ही पार्ट होता था लेबनान भी और पैलेस्टाइन भी। ये ग्रेटर सीरिया कहलाता था, जिसको बाद में अंग्रेज़ों ने ये अलग-अलग प्रांत थे और इंडिपेंडेंट थे पूरी तरह से। ऑटोनॉमी थी इनके पास, पैलेस्टाइन में भी और यहाँ भी। अंग्रेज़ों ने इनको पूरा जो डीलिंक कर दिया, छोटा बना दिया और बाद में पार्टीशन कर दिया, जैसे पाकिस्तान का भारत का किया, पाकिस्तान बनाया उसी पीरियड में। तो ये जो इनकी नीति है उसकी वजह से वीक हो गए हैं। लेकिन अब दोबारा से ये रियलाइज़ेशन आ रहा है कि भाई कुछ हम लोगों की फेडरेशन या कुछ इस तरह की बातें, अगर जंग लुकती है तो इस तरह की बातें शुरू हो जाएँगी, जो रिपोर्ट्स वहाँ से आ रही हैं, मुझको मिली हैं बाद में। लेकिन अभी कंक्रीट नहीं है और तो मुझे नहीं लगता ईरान आखिरी देश होगा दुनिया का जो युद्ध चाहेगा, किसी भी देश से। ईरान की पॉलिसी जो है, उनकी जो मिलिट्री डॉक्ट्रिन है, वो सेल्फ डिफेंस की। अगर उनका तो ये है कि अगर हमारे पर कोई अटैक करेगा, तो हम उसको पूरी तरीके से लड़ेंगे, डिफेंड करेंगे। उनके पास इतनी हैसियत नहीं है, पैसा नहीं है कि वो किसी भी युद्ध से जंग करें या वो किसी भी मुल्क का की कोई टेरिटरी पे भी क्लेम नहीं कर रहे हैं कि हमें टेरिटोरियल क्लेम भी नहीं है और वो 150-200 साल से कोई युद्ध भी उन्होंने किसी देश पे अटैक नहीं किया है। लेकिन ये है कि वो उनकी जो कोशिश होगी वो ये होगी कि वो नहीं करें, लेकिन वो उन सभी ग्रुप्स को जो रेसिस्टेंस हैं उनको पूरी तरीके से सपोर्ट करते हैं। उनकी पॉलिसी ये है कि जो रेसिस्टेंस ग्रुप हैं, चाहे हमास, हिजबुल्लाह, हूती, इनको सेल्फ सफिशिएंट बना दो, इनको टेक्नोलॉजी भी दे दो ताकि ये स्वयं अपना करें। तो हमास, हिजबुल्लाह के पास काफी वेपन है और फिर उसके बाद हूती के साथ एडवांटेज है, उनके पास पूरा मुल्क है, उनके पास रशियन वेपन्स भी हैं और यमन में काफी पढ़े लिखे लोग भी हैं, लैब्स भी हैं, तो उन्होंने काफी और इम्प्रूवमेंट भी किया है अपनी मिसाइल्स में और इन सब चीजों ने, और ईरानियों ने मदद कर दी है। तो वो हेल्प कर सकते हैं, मगर डायरेक्ट वॉर में नहीं लगता कि। तो सर, क्या इस एस्केलेशन के बाद जो टू स्टेट सोल्यूशन है वो हमेशा के लिए डेड हो जाएगा? इजराइल की कोशिश तो यही है कि इस तरह की सिचुएशन कर दो, वेस्ट बैंक पे भी कब्जा कर लो और इस पे भी कर लो, तो हम ये बड़ी जल्दी वाली बातें हैं। इससे एक बड़ी क्राइसिस खड़ी हो रही है मिडिल ईस्ट के ऊपर। जो प्रो अमेरिकन देश हैं जैसे इजिप्ट, जॉर्डन और पश्चिमी, इनके लिए भी प्रॉब्लम खड़ी हो रही है। इनको भी आने वाले समय में मुश्किल होगा आगे बढ़ाना। इसी के अगर इजिप्ट डिस्टेबलाइज होता है या कुछ होता है जॉर्डन के अंदर, तो उसका इम्पैक्ट तमाम पड़ जाएगा। सीरिया का ऑलरेडी पड़ रहा है और फिर ये 2 जगह पे और हो जाएगा तो मुश्किल होगा। और वैसे भी सऊदी अरेबिया जो है, उसकी पॉलिसी जो है वो बेसिकली वो चाहता है कि इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, उसकी बात भी की थी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने, और वो ये चाहते थे कि लोकल करेंसी में ट्रेड हो ताकि उनकी जो करेंसी है वो और स्ट्रेंथन हो। और उन्होंने डील भी की थी चाइना से एक $4-5 बिलियन की तेल की, जो लोकल करेंसीज में होगा। और देशों से वो भी इच्छुक थे कि ब्रिक्स को ज्वाइन करने के लिए, अगर वो ज्वाइन, यूएई ने तो कर लिया, अगर वो भी ज्वाइन करेंगे तो बहुत से देश और खाड़ी के सभी देश ज्वाइन कर लेंगे। तो एक तरफ ये भी चल रहा है साथ में। देखिए, जो पुराना बैलेंस ऑफ पावर था वो शिफ्ट हो रहा है। अमेरिका का जो है काफी तेजी से डिक्लाइन हो रहा है। मैं डिक्लाइन नहीं शब्द यूज करूंगा। अमेरिका सबसे ज्यादा दुनिया का शक्तिशाली देश है, इकोनॉमिकली और मिलिट्रीली भी। मगर ये है कि मैंने पहले भी आपके यहाँ बताया था कि जो ग्लोबल साउथ या डेवलपिंग कंट्रीज हैं, ये बहुत संपन्न हो गई। इंडिया, रशिया, चाइना, फिर उसके बाद साउथ अफ्रीका, ब्राजील, सऊदी अरेबिया, ईरान, इनके पास भी बहुत सी टेक्नोलॉजीज हैं, इनके पास भी बहुत तेजी से इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन जगहों पे हो रहा है। ये इतने अब निर्भर नहीं रह गए हैं पश्चिमी देशों पे या किसी दूसरे देश पे। तो इनका ये है कि एक तो ये सिक्योरिटी काउंसिल में चाहते हैं कि
एक बदलाव आना चाहिए, इनको मेंबरशिप भी मिलनी चाहिए। दूसरी तरफ ये भी है कि ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में भी बदलाव की बात कर रहे हैं, जो इनको दोनों जगह नहीं मिल रहा। तो अब ये ब्रिक्स बना रहे हैं, अपना एक संस्था जो लोकल करेंसीज में ट्रेड करेगा, तो उससे अमेरिकन डॉलर पे भी असर पड़ेगा अगर लोकल करेंसीज पे ट्रेड। तो जो लोकल जो ट्रेड हो रही है। डॉलर डॉलर जो सबसे पावरफुल करेंसी मानी जाती है, वो नहीं होगा अगर पेट्रो डॉलर डी-डॉलराइजेशन जो की बजाय कहेंगे डी अमेरिकनाइजेशन ये हो रहा है। लोग लोकल करेंसी में जो जी, ब्रिक्स नेशन है खासतौर से वो अब तो भारत भी कर बात रहे हैं। करने लगा कि रशिया से हम तेल खरीदेंगे। तो तो ये जो डिक्टेट है इस बात का कि भाई आप डिक्टेट कर रहे हो कि हर मुल्क उनके हिसाब से चले, तो ये कहाँ मुश्किल होगा। भारत जैसा इतना बड़ा देश, इतना शक्तिशाली, उन्होंने कह दिया कि हम बोइंग भी आपसे नहीं लेंगे और रशिया से हम तेल खरीदते रहेंगे। 2 मिलियन बैरल कुछ समय पहले तक पर डे आ रहा था, हमारी इकोनॉमी पे बहुत असर पड़ जाएगा। सस्ता तेल है, हम बनाते हैं, और अगर रशिया का तेल आना बंद हो जाए तो तेल की कीमत कितनी बढ़ जाएगी हम लोग के लिए। एक तरफ तो बहुत महंगा हो जाएगा, तेल के दाम बढ़ जाएंगे, और दूसरे ये कि हमें जो सस्ता तेल है वो भी नहीं, बंद हो जाएगा। तो ये कैसे माना जा सकता है। बिल्कुल। तो ये तो है कि इंडिया का जहां अमेरिका तक सवाल है, इंडिया का जहां तक सवाल है, भारत फिलिस्तीन को हमेशा से सपोर्ट करता रहा है। प्रधानमंत्री मोदी स्वयं गए हैं पैलेस्टाइन एक बार पहले, बिल्कुल, और फिर उसके बाद ये कि भारत चाहता है, लेकिन भारत एक चीज चाहता है कि वो युद्ध से मसले नहीं हल होंगे, बातचीत से हो, 2 स्टेट सोल्यूशन पे उसका यकीन है। उसकी बहुत अच्छे संबंध इजराइल से भी हैं और साथ में पैलेस्टाइन से भी हैं। भारत के साथ एक और भारत कभी भी किसी भी देश की अवैध तरीके से कोई अगर जमीन पे कब्जा करता है, भारत उसको सपोर्ट नहीं करता, चाहे वो रशियंस हो या इसराइल हो। हमारी स्वयं जमीनों पे पाकिस्तान का और चाइना का कब्जा है। हमारा अगर हम करते हैं तो हमारा क्लेम जो है इन जगहों पे वीक हो जाएगा। एब्सोल्युटली। अब देखते हैं कि इस पूरे मिडल ईस्ट क्राइसिस में क्या कुछ निकल कर आता है। कमल आगा साहब, बहुत-बहुत आपका शुक्रिया हमारे साथ इस अहम चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय अब भारत। धन्यवाद आपका बहुत-बहुत। बहुत धन्यवाद।